हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ एमसीक्यू सीरीज़ का क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आप सॉल्व करेंगे मेरे साथ ही साथ। और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, अगर आप ईसीएल की तैयारी कर रहे हैं या डब्ल्यूसीएल की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन या डीजीएमएस की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप टेस्ट सीरीज़ लें, तो आप अभी भी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का प्राइस है 499 रुपीज़। और मैं स्क्रीन पे नंबर लिख दे रहा हूँ क्योंकि 6200 670 155, ये जो नंबर है, सॉरी स्क्रीन पे मैं फिर से एक बार नंबर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। 6200 670 155, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, ना कॉल करना है व्हाट्सअप पे, ना डायरेक्ट कॉल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है। फिर अगर आप कॉल करेंगे तो हो सकता है आपको मैं टेस्ट सीरीज नहीं दे पाऊँ, एक्सेस कॉल आ रहा है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करके टेस्ट सीरीज से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, टेस्ट सीरीज में टेक्निकल्स जितने भी पोर्शन है वो टेक्निकल आपका पूरा कवर हो जाएगा, माइनिंग सरदार लेवल का। और ईसीएल हो चाहे डब्ल्यूसीएल हो, इसके लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है, आप ले सकते हैं। 499 उसका प्राइस है। चलिए अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रैक फिलिंग क्या होता है? अब बैक फिलिंग कहिए या ब्रैक फिलिंग कहिए, एक ही चीज़ होता है। ऑप्शन है, ओवरबर्डन निकलने के बाद उसे माइनिंग कर चुके खाली गड्ढे में भर दिया जाता है। ओवरबर्डन डंप में जमा करके रखते हैं। ओबी डंप से ओबी निकाल के माइन बाउंड्री से बाहर कर देते हैं। या फिर होता है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन डालने का पीछे का रीज़न है। देखिए, इसका आंसर होता है ओवरबर्डन निकालने के बाद उसी की जगह पे हम लोग भर देते हैं। बेसिकली ब्रैक फिलिंग कहिए या बैक फिलिंग कीजिए, एक ही चीज़ होता है। जहाँ से आप माइनिंग कर चुके हैं बेंच निकालने के बाद, उस जगह पे आप भरते जाते हैं और फिर माइनिंग एरिया को आगे बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। इसको बोलते हैं बैक फिलिंग। जब भी बैक फिलिंग किया जाता है तो टॉप सॉइल प्रिजर्वेशन किया जाता है। टॉप सॉइल प्रिजर्वेशन, अब ये क्या चीज़ है बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले ऊपर का अगर उपजाऊ मिट्टी है, मतलब जब आप ओपन कास्ट माइंस चला रहे हैं, आपको लगता है, जब आप बेंच कट या बॉक्स कट जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, बॉक्स कट इनिशियल स्टेज होता है, आपको पता होगा कि ओपन कास्ट माइंस चलाने से पहले सबसे पहले बॉक्स कट किया जाता है। तो जब आप बॉक्स कट चला रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि ऊपर का जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है, इसमें अगर हम कल दिन अगर कुछ पेड़ पौधा लगाते, कुछ लगाते तो बहुत बढ़िया उगेगा, बहुत अच्छा उपज होगा, तो उस मिट्टी को संभाल के रखा जाता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 मीटर मोटा मिट्टी या ऊपर का जितना भी मिट्टी है उपजाऊ मिट्टी, उसको हम लोग एक जगह पे जमा करके रख देते हैं, ढेर लगा के। और उस पर एक ठो बोर्ड लगा देते हैं पर्यावरण वाला, और उसमें लिखा रहता है टॉप सॉइल प्रिजर्वेशन, हरा कलर का, ठीक है। तो मतलब है कि उस मिट्टी को रखा जाएगा, फिर जब बाद में ओवरबर्डन भर दिया जाएगा, पत्थर डाला जाता है पहले, फिर मलबा उलबा डाल दिया जाता है, और जब पूरा भर जाएगा तो कम से कम 3 मीटर, कितना, तो कम से कम 3 मीटर ऊपर का जो मिट्टी होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ टॉयल सॉइल प्रिजर्वेशन वाला मिट्टी डाला जाएगा या उपजाऊ मिट्टी डाला जाएगा। इसके पीछे का कारण ये होता है कि 3 मीटर, आप सोचेंगे 3 मीटर एक तल्ला बराबर होता है, एक फ्लोर के बराबर। उतना मिट्टी डालने का पीछे कारण क्या है, क्योंकि पानी आता है, गाड़ी चलता है ओपन कास्ट में बहुत सारा, तो दब जाता है मिट्टी यार, ठीक है। तो दब के बहुत कम हो जाता है, और उसमें पेड़ पौधा घास वगैरह लगाया जा सकता है आने वाला टाइम में, है ना। रिहेबिलिटेशन किया जा सकता है, उसको फिर से बचाया जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग बेसिकली ब्रैक फिलिंग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डेप्थ तक ओपन कास्ट माइन मेथड बेहतर माना जाता है? सेलो डेप्थ, मॉडरेट डेप्थ, डीप माइंस या नन ऑफ दिज? तो इसका आंसर आप पॉज करके वीडियो को छोटा कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताते चलिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली सेलो डेप्थ। सेलो डेप्थ जो होता है 150 मीटर से कम को सेलो डेप्थ कहते हैं, उसमें ओपन कास्ट माइंस चलाया जाता है। मॉडरेट डेप्थ का बात करेंगे जो कि 150 मीटर से 450 मीटर के बीच में है, तो इसमें बोर्ड एंड पिलर मेथड चलाया जा सकता है। डीप माइंस का बात करेंगे 450 मीटर से ऊपर का अगर माइंस है, तो उस कंडीशन में आप सिर्फ मैकेनाइज्ड मेथड से माइनिंग कर सकते हैं। बहुत सारा आता है, लॉन्ग वॉल वगैरह भी इसमें आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि फ्लैट होना चाहिए उसका सिप। अगला क्वेश्चन है, इसको बताइएगा, भारत में कोयले का करीबन कितना प्रतिशत उत्पादन ओपन कास्ट माइंस से होता है? 80%, 85%, 90%, 95%? चैट आप खोल के रखिएगा और फटाफट बताते जाइएगा, आप कमेंट सेक्शन में कहिएगा, बताइएगा, मैं देखूंगा, बाद में समझ जाऊंगा। तो इसका बेसिक आंसर होगा 85%, ठीक है। 85% अभी भी ओपन कास्ट माइंस में। इसका रेफरेंस में आप डीजे देशमुख का किताब उठा सकते हैं, ठीक है। तो 85% ओपन कास्ट माइंस से उत्पादन होता है।
अगला सवाल है, ये भी आपको पता होना चाहिए, लॉन्गवाल माइंस का फेस की लंबाई कितनी होती है? 60 से 100 मीटर, 60 से 200 मीटर, 60 से 30 से 60 मीटर, या 200 से ज़्यादा? तो अभी सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा 60 से 200 मीटर। फेस लॉन्गवाल का काफ़ी लंबा होता है ना, इसीलिए उसका नाम ही पड़ता है लॉन्ग वाल। लॉन्ग माने लंबा, वाल माने दीवाल, तो लंबा दीवाल को लॉन्ग वाल कहते हैं। 60 से 200 मीटर का फेस इसमें होता है, ठीक है, इसीलिए इसको लॉन्ग वाल कहते हैं। अगला कंडीशन है, जिस सिस्टम में कंटिन्यूस माइनर और शटल कार का इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? बोर्ड एंड पिलर मेथड, लॉन्ग वाल माइनिंग, हाई वाल माइनिंग, या रूम एंड पिलर मेथड? तो इसका आंसर बेसिकली आप गेस कीजिएगा। देखिए, बोर्ड एंड पिलर मेथड ही आपको लग रहा होगा कि ऐसा है, बट नहीं, देखिए बताते हैं। बोर्ड एंड पिलर मेथड का ही 3 वर्जन, एक होता है मैनुअल, एक होता है सेमी मैकेनाइज्ड, एक होता है फुली मैकेनाइज्ड। जो फुली मैकेनाइज्ड विधि होता है उसमें ब्लास्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें हम लोग कंटिन्यूस माइनर और शटल कार का इस्तेमाल करते हैं, और उसी मेथड का नाम है रूम एंड पिलर मेथड। अब रूम एंड पिलर नाम क्यों पड़ा भाई साहब? रूम एंड पिलर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आप जब सामने से देखिएगा तो उसको ऐसा लगेगा कि हॉल है ना, शादी ब्याह करने वाला हॉल होता है ना, उसी टाइप का हॉल जैसा लगेगा आपको कि अरे ये तो कमरा लग रहा बड़ा सा। तो रूम एंड पिलर मेथड इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो चौड़ाई होता है, विड्थ होता है रूम एंड पिलर का गैलरी का, वो होता है 4.6, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, एक सेकंड। इसका जो चौड़ाई होगा, रूम एंड पिलर दिमाग में रखना चाहिए था हमको, ये हो जाएगा आपका 5.6 मीटर। जो गैलरी का चौड़ाई हो जाएगा 5.6 मीटर। एक बार मैं सबका चौड़ाई यहीं पे स्पष्ट कर देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यार, बोर्ड एंड पिलर मेथड में सबसे पहले आते हैं। तो बोर्ड एंड पिलर मेथड में जो हाइट होता है, ये तो आपको पता है 3 मीटर, विड्थ आपको पता है 4.8 मीटर, ठीक है। अब अगर हम बोलेंगे बोर्ड एंड पिलर मेथड में जो मिनिमम विड्थ और मिनिमम जो हाइट होगा वो कितना होगा, तो मिनिमम हाइट का बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 1.8 मीटर, और विड्थ का बात करेंगे तो हो जाएगा 1.5 मीटर। आप चाहेंगे तो इसको कॉपी में भी लिख सकते हैं, राइटिंग ख़राब है बट आप समझ रहे हैं मेरे बात को, आप लिख सकते हैं। बाईपास का बात करेंगे, बाईपास क्या चीज़ होता है आपको पता है, शाफ्ट में जो जनरली आपका एक तरफ से दूसरे तरफ जब आप जाते हैं शाफ्ट में, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको बाईपास कहते हैं। तो बाईपास में जो हाइट होता है वो बेसिकली होता है 1.8 मीटर, और जो चौड़ाई होगा गैलरी का हो जाएगा 1.2 मीटर, ठीक है। तो बाईपास का भी हो गया। अब स्प्लिट गैलरी, चलिए स्प्लिट गैलरी के बारे में बता देते हैं आपको। स्प्लिट गैलरी क्या होता है, जब कभी भी कोई पिलर होता है, डिप्लरिंग करना होता है, तो उसको 4 भाग में 6 भाग में ऐसे कर करके बांटते हैं। तो ये जो पतला पतला गैलरी चलाते हैं इसको बोलते हैं स्प्लिट गैलरी। स्प्लिट गैलरी का डायमेंशन 2 होता है। अगर इसमें कोनो एसडीएल एलएचडी गाड़ी नहीं चलाना है, नॉर्मली काम करना है, तो उस कंडीशन में इसका जो चौड़ाई हो जाएगा वो हो जाएगा 3.6 मीटर, ठीक है। और अगर इसमें एसडीएल या एलएचडी चलाना है तो इसका जो चौड़ाई हो जाएगा 4.8 मीटर, ठीक है। क्योंकि एलएचडी एसडीएल को चलाने में थोड़ा दिक्कत होता है, 4.8 मीटर गैलरी जो कि नॉर्मल गैलरी का चौड़ाई होता है उतना रखा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर हाइट का बात करेंगे कि भैया स्प्लिट गैलरी में हाइट का ही नहीं बता रहे आप, देखिए ऐसा है, स्प्लिट गैलरी हो चाहे स्लाइस हो, जब कभी भी हाइट बढ़ाने का काम किया जाता है, नॉर्मली तो 3 मीटर ही होता है ना हाइट गैलरी का, लेकिन जब उसको बढ़ाने का काम करते हैं तो 1 से 1.5 मीटर ऊपर तक हम बढ़ा सकते हैं। तो 1 से लेकर के 1.5 मीटर को अगर हम ऐड कर देंगे तो उसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, इसलिए आप कह नहीं सकते एग्जैक्टली। अब आते हैं स्लाइस का चौड़ाई कितना होता है स्लाइस गैलरी का। तो स्लाइस गैलरी बस बेसिकली एक ठो, अगर मान लीजिए कोयला काटा हुआ है तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा रीप भी साइड में छोड़ते हैं, ठीक है, 1.8 या 2 मीटर का, उसके बाद कोयला काट लेते हैं, फिर थोड़ा सा रीप छोड़ते हैं, फिर कोयला काट लेते हैं। तो इसी जो कोयला काटने के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं स्लाइस गैलरी। स्लाइस गैलरी का जो चौड़ाई होता है ये भी आपका 2 तरीके से, एक अगर सिंपल बात करेंगे तो 4.8 मीटर हो जाता है, और अगर बोलेंगे एसडीएल चल रहा है या एलएचडी चल रहा है तो 5.4 मीटर हो जाता है, ठीक है। और आरएनपी यानी रूम एंड पिलर मेथड का आपको पता ही है, चौड़ाई 5.6 मीटर हो जाता है, हाइट बोलेंगे तो 2.5 से 3 मीटर के आसपास हाइट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो आपको हाइट वाला क्लियर कर दिया, अभी दिमाग में आ गया तो मैं क्लियर कर दिया। जिस सिस्टम में कंटिन्यूस माइनर और शटल का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग रूम एंड पिलर मेथड कहते हैं। अगला देखिए, डेवलपमेंट गैलरी का साइज़ क्या होता है, ये मैं बताने वाला नहीं हूँ, ये आपको पता होगा जो अभी मैं थोड़ा देर पहले बताया हूँ, ठीक है। तो इसका हाइट हो जाएगा 3 मीटर, विड्थ हो जाएगा 4.8 मीटर। अगला सवाल है, सरफेस में हार्ड कवर यानी कड़े पत्थर की मोटाई कितने से कम होगी तो डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा। अब देखिए बताते हैं, मान लीजिए सरफेस में है, आप यहाँ पे घर बना के मस्त सोए हुए हैं, और आपको पता चले कि आपका घर वा धंस गया ज़मीन के नीचे, तो कैसा लगेगा? बहुत बेकार लगेगा भाई साहब,
ठीक है। तो डीजीएमएस कहता है कि कड़ा सरफेस, आप जो ज़मीन के नीचे माइनिंग कर रहे हैं उसमें कम से कम कड़ा सरफेस होना चाहिए। कड़ा सरफेस क्या चीज़ है? मिट्टी है नहीं, मलबा है नहीं, कड़ा सरफेस है कड़ा कड़ा चट्टान जो पकड़ सकता ऊपर का मिट्टी को, ठीक है। और इसका जो मोटाई होगा वो अगर 7.5 मीटर से कम है तो उस कंडीशन में आप माइनिंग कर ही नहीं सकते। डीजीएमएस आपको परमिशन, डीजीएमएस क्या, अगर प्रधानमंत्री भी चाहेंगे तो आपको परमिशन नहीं दे सकते। लेकिन वही वाला अगर कवर का मोटाई 7.5 मीटर से लेकर के 15 मीटर के बीच में है तो आप अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको डीजीएमएस साहब से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर 15 मीटर से ऊपर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब आप जनरल, आप इसके लिए अलग से आपको परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं। अब कड़ा स्तर हम लोग क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर कड़ा स्तर नहीं रखेंगे तो क्या होता है, मिट्टी, अगर मिट्टी में पानी पड़ेगा ना तो बड़ा बड़ा पोर्ट होल बन जाएगा। पोर्ट होल आपको पता है कि नीचे अगर गैलरी चलाएं उससे अगर पानी का धार से अगर कुछ ऐसा गड्ढा हो जाता है, कुआं जैसे जो सर पे तक मिलता है, उसको पोर्ट होल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है सरफेस में हार्ड कवर कड़े पत्थर की मोटाई कितने से कम होगी तो डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, डेवलपमेंट हम कर ही नहीं सकते, तो वो है 7.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक पैनल में डिप्लरिंग करने के बाद उसके रास्तों में ईंट की गथनी कर देते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो बेसिकली इसको हम लोग स्टॉपिंग ही कहते हैं, ठीक है। स्टॉपिंग ही कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई स्टॉपिंग? क्योंकि देखो इनटेक और रिटर्न के बीच में जो रास्ता होता है उसके बीच में जो पार्टीशन छोड़ते हैं उसको स्टॉपिंग कहते हैं। ओवरमैन हैंडबुक में इसका मोटाई दिया हुआ है 38 सेंटीमीटर, बट रेगुलेशन में इसका दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इसीलिए हम लोग हमेशा 25 सेंटीमीटर यानी कि रेगुलेशन का डाटा को ही फॉलो करेंगे, बाकी नहीं। बाकी रेनफोर्समेंट विथ रेनफोर्समेंट है तो 15 सेंटीमीटर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, खान की सीमा के कितने मीटर के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट करने पर बगल वाला माइंस को इन्फॉर्म करते हैं? तो इसका आंसर बताइएगा। 15 मीटर के अंदर, 30 मीटर के अंदर, 45 मीटर के अंदर या 60 मीटर के अंदर, ठीक है। तो जी आप गैस किए होंगे, आई थिंक 60 मीटर के अंदर। 60 मीटर के अंदर अगर हम किसी का बगल वाला माइंस में डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो हम बता देंगे, ठीक है। अब बताते हैं, इससे रिलेटेड एक कन्फ्यूज़न होगा आपको, आपको लगेगा कि 7.5 क्या है फिर भाई साहब? तो देखो 7.5 क्या है, अगर आप ओपन कास्ट माइंस चला रहे हैं और आपका माइन बाउंड्री चेंज करना है, ठीक है, तो वो वाला जो डाटा है भैया वो है 7.5 मीटर, कि आप इतना दूरी तक कोई भी एक्सकवेशन वाला कार्य नहीं कर सकते। बगल में अगर कोई माइंस वगैरह है या माइन बाउंड्री के आप इतना मीटर के अंदर पहुंच रहे हैं तो आप कोई भी एक्सकवेशन वाला काम नहीं कर सकते। तो वो ये चीज़ है, ठीक है, वो ये चीज़ है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कोई भी एडवांस गैलरी मूल सूंद चौड़ी की गई मूल सूंद से अधिक कितने मीटर तक आगे बढ़ा के रखा जाएगा? ठीक है, तो नैरो गैलरी का बेसिकली बात कर रहा है कि जो एडवांस गैलरी होता है उससे कितना आगे तक हम लोग बढ़ा के रख सकते हैं, तो वो है 3 मीटर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रेगुलेशन में भी कई बार दिया हुआ है ये 3 मीटर। अगला क्वेश्चन है जो मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना है कमेंट करके। 11 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। कितने मीटर हार्ड कवर यानी कड़े पत्थर की मोटाई रहने पर डीजीएमएस से परमिशन लेकर डेवलपमेंट किया जाता है? ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट कर सकते हैं बट डीजीएमएस से परमिशन लेते हैं। 7 मीटर से कम, 7 से 15 मीटर के बीच, 15 से अधिक या नॉन ऑफ दिच। तो यहाँ पे चूंकि एग्जैक्ट डाटा नहीं लिखा है तो आप नियरेस्ट पे जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, एकदम एग्जैक्ट बाय एग्जैक्ट डाटा नहीं लिखा रहेगा कि 7.5 ही है, ठीक है। तो इसका आंसर 11 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, है ना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको पता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यह है, भारत में कोल सीम का रेंज क्या होता है? 0 से 5 मीटर टू 132 मीटर, 4 मीटर से 132 मीटर, 132 मीटर से ज़्यादा या नन ऑफ दिस। तो देखो बताते हैं यार, कोल सिम का कई रेंज होता है, ठीक है। कोल सिम जो है, कोल सिम का जो थिकनेस है इसका 0.5 मीटर से लेकर के 132 मीटर तक मोटा सिम पाया गया है। और जहाँ पे 132 मोटा सिम पाया गया है उसका नाम है सिंगरौली का झिंगुरदा माइंस, सिंगरौली का झिंगुरदा माइंस, ठीक है। तो जब 132 मीटर मोटा सिम पाया गया है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टेजेस में डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मैकेनाइज्ड मशीनरी हम लगा सकते हैं, उस कोयले को काट सकते हैं, एक बड़ा सा बनाना पड़ेगा होल टाइप का, ठीक है। तो भारत में रेंज अगर बोलेंगे कोल सिम का रेंज है तो वो है 0.5 से 132 मीटर। अगला क्वेश्चन वही है, भारत का सबसे मोटा कोल सिम कहाँ पाया गया है? तो इसका आंसर आप बता दीजिएगा, अगर आपका दिमाग एक्टिव है तो हम समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं,
झरिया कोलफील्ड में मुख्य कितनी कोल सीम मिलती है? तो देखो यार, जितना झरिया कोलफील्ड है बेसिकली, इसमें 18 कोल सीम है, जिसको हम लोग मल्टी सिम कहते हैं। मल्टी सिम क्या चीज़ है भाई? नीचे में अगर कोल सिम है, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, एक मिनट। नीचे में अगर कोई कोल सिम है, इसके बाद फिर ऊपर में थोड़ा कोल सिम है, फिर ऊपर में कोल सिम है, फिर ऊपर में कोल सिम है, फिर ऊपर में कोल सिम, ऐसा कर करके है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मल्टी सिम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मल्टी सिम। झरिया कोलफील्ड में ऐसा ही स्थिति है, इसीलिए झरिया कोलफील्ड आपका धनबाद में पड़ता है, और धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, और ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है, जिस नाम से मेरा चैनल है। बेसिकली कोल का इंडस्ट्री को ब्लैक डायमंड कहते हैं। तो झरिया कोलफील्ड में कुल 18 कोल सीम है। अगला क्वेश्चन है, कोल मुख्यतः इनमें से कौन कौन से चट्टान में पाए जाते हैं? सैंडस्टोन, सेल, दोनों, या फिर नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये आप बता सकते हैं, या चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा दोनों। सैंडस्टोन चट्टान और सेल चट्टान। एक और भी चट्टान होता है जिसके साथ जनरली तो नहीं मिलता है, यहाँ पे सामान्यतः या मुख्यतः शब्द का उपयोग किया गया है। अगर ऐसा नहीं रहता और फेल्सफर करके एक ऑप्शन देता तो उसके साथ भी कोयला मिलता है, हालांकि कम मिलता है बट मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं, यहाँ पे नहीं है, बट ब्रिटेन में बहुत जगह पे ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत जगह पे ऐसा है कि फेल्सफर का जो चट्टान है उसके साथ कोयला मिलता है। हालांकि उसका खराबी भी है भाई साहब, फेल्सफर का जो चट्टान है ना, सेल से भी गया गुजरा होता है ना, कभी भी गिर जाएगा, मिट्टी जैसा होता है ना, गीला मिट्टी जैसा गिरते रहेगा, तो दिक्कत हो जाता है उस टाइम। तो भारत में फेल्सफर चट्टान का बहुत कम है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूरी सुझाव दीजिएगा। और एक चीज़, अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पे नंबर लिख दे रहा हूँ फिर से व्हाट्सअप का, आपको इसको व्हाट्सअप पे मैसेज करना। 499 प्राइस है, टेक्निकल पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। माइनिंग सरदार लेवल का 6200670155, इस पर आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद रिस्पॉन्ड कर दूंगा, आपको घबराने वाली बात नहीं है। आप ऐसा कॉल करके डरिएगा मत, या आप पे करने के बाद कि ऐसा है कि पे कर दिए हैं सर, आधा घंटा से रिप्लाई नहीं किए, मेरा भी समझ रहे हैं आप, काम धाम है भाई साहब, तो थोड़ा दिक्कत है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।